Hello बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. दिस इज नैंसी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर. और जो चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ये जो चैप्टर है आपने बॉटनी के अंदर भी पढ़ा होगा और हम ये जोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे. बॉटनी के अंदर आपने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी वेराइटीज़ के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, आज हम जोलॉजी वाला पोर्शन लेंगे और जो लास्ट जो चैप्टर हमने खत्म किया है वो है आपका एवोल्यूशन. ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं. अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया तो जल्दी से आप वो सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से अवेलेबल है. अगर मैं बात करूं आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे. आज के लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे एनिमल ब्रीडिंग. सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल ब्रीडिंग बोलते किसको. हम देखेंगे लाइफ स्टॉक क्या है. ठीक है, और हम बात करेंगे कि क्या क्या हमें प्रोडक्ट्स मिलता है. ठीक है, जो हम आगे उनको सेल करके मार्केट के अंदर और मतलब हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, हमें पैसे मिलते हैं. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे और हम देखेंगे कि एनिमल जो ब्रीडिंग है इसका फायदा क्या क्या है. टाइप्स ऑफ जो ब्रीडिंग है, सबसे पहले ब्रीडिंग की टाइप समझने से पहले हमें ब्रीड को समझना पड़ेगा कि ब्रीड हम किसको बोलते हैं, इन ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या है. और आउट ब्रीडिंग की ढेर सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे, बेसिकली तो 3 ही पढ़ेंगे. ठीक है, और हम बात करेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स की. कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की. ठीक है, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आपने चैप्टर नहीं किया है तो मैंने वन शॉट भी लिया है, वो जाके देख सकते हैं. सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है उसके अंदर. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमंस के केस में पढ़ा था और इस चैप्टर के अंदर हम कैटल से रिलेटेड बात करेंगे. और हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज MOET, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है. और टाइप्स ऑफ जो ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग क्या होती है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना लेक्चर प्रोसीड करते हैं. और सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है. ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग की डेफिनेशन हम देखेंगे सबसे पहले. तो एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है. एनिमल ब्रीडिंग का मतलब है, सबसे पहले चलो डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज साइंस of domestication and rearing for improve breed of animals. ठीक है, मतलब इसके अंदर हम वो सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से हम एनिमल्स की ब्रीड को इम्प्रूव कर सकते हैं. मतलब पालन पोषण सारी की सारी चीज़ हम देखेंगे एनिमल ब्रीडिंग के अंदर. ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो ब्रीड है, अगर हम इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो इसका मतलब है हमें इनसे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा अमाउंट का होगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा जिसे हम मार्केट में बेच सकते हैं और पूरा का पूरा मनी वहां से बना सकते हैं. ठीक है, अब ब्रीड की क्वालिटी भी मैटर करती है. ठीक है, अगर एक मतलब ठीक है हमारे पास बहुत सारे, अगर हमारे पास मतलब पालतू जानवर हैं लेकिन अब उनमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर और अच्छा क्वांटिटी के अंदर दूध देने की, तो इसका मतलब है हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा. ऑल राइट, तो उससे याद आया, रिजल्ट से याद आया, आपके जो 12th एग्ज़ाम आने वाले हैं. ठीक है, और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अभी 1 से 1.5 महीना बचा होगा. जनवरी कितना जल्दी निकल जाता है और फेब है वो तो बहुत जल्दी निकलती है. ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो गया है या नहीं. अगर हो गया है प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो आप मुझे अपना स्कोर बताइए कि मैम हम इतना स्कोर कर पा रहे हैं और हमारे में ये दिक्कतें आ रही हैं. ठीक है, और हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी आज के लेक्चर के अंदर, सिर्फ हम कॉन्वर्जेशन करेंगे और उसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूंगी. ठीक है, तो चलिए, एनिमल ब्रीडिंग का मतलब है हम सारी की सारी क्या करेंगे, साइंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन एंड रेयरिंग फॉर इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ एनिमल्स. अब अगर मैं बात करूं कि इसकी लाइफ स्टॉक की, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि लाइफ स्टॉक होता क्या है. ठीक है, तो लाइफ स्टॉक के अंदर हम वो एनिमल्स इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल बेनिफिशियल है. ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल बेनिफिशियल एनिमल्स हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. इकोनॉमिकल बेनिफिशियल एनिमल्स. ठीक है, इकोनॉमिकल बेनिफिशियल एनिमल्स हम इंक्लूड करते हैं. अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल काव.
ठीक है, हमें बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑलराइट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिश, ठीक है, एटसेट्रा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो डॉग एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, हम उसको पालते तो हैं, ठीक है, घरों में हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता जिससे को हम बेच के हम मतलब हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। तो डॉग किसके अंदर नहीं आएगा, डॉग लाइव स्टॉक के अंदर नहीं आएगा, लेकिन हाँ डोमेस्टिकेटेड एनिमल तो है। मेरी बात समझ में आया? डोमेस्टिकेटेड एनिमल और लाइव स्टॉक में क्या क्या डिफरेंस है। लाइव स्टॉक के अंदर वो सारे के सारे एनिमल्स हम इंक्लूड करते हैं जिनसे हमें बहुत मतलब प्रोडक्ट मिलता है कोई भी, जैसे अगर काऊ की बात करूँ तो हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हनी की बात करूँ, ठीक है, हनी बी की बात करूँ, तो इसका मतलब ये सारे के सारे एनिमल्स जिससे हम क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो एनिमल्स है वो किसके अंदर आएंगे, आपके लाइव स्टॉक के अंदर आएंगे। अगर मैं आप ये जनरल सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत जनरल सा चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फ्यू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइव स्टॉक, हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बहुत जनरल चैप्टर है। क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं भाई लाइव स्टॉक से, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल वूल, ठीक है, भेड़ से हमें वूल मिलती है, ऑलराइट, पश्मीना गोट से हमें वूल मिलती है, कश्मीरी गोट से। अगर मैं बात करूं मिल्क, अब बहुत जनरल चैप्टर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं ये सब मिलता है हमें, ठीक है। हनी की बात करूं, ठीक है, हनी मिलता है, बी वैक्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमें मिलते हैं, ठीक है। ढेर सारे प्रोडक्ट्स होंगे, मैंने सिर्फ कुछ ही यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग के मतलब जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं। जैसे कि हम ऐसे क्वालिटी ऐसी मतलब टेक्निक्स लाके जिससे कि ब्रीडिंग को हम इम्प्रूव कर सके। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट मिलेगा एक तो वो गुड क्वालिटी का होगा, ठीक है, टू ऑब्टेन द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी बात, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी मिले, ज़्यादा क्वालिटी मिले और हमें डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल मिले। ये सारे के सारे किसके मतलब एडवांटेजेस है एनिमल ब्रीडिंग के, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं, अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत जनरल चैप्टर है, ठीक है, याद तो कुछ करना ही नहीं है, हाँ समझना है जो अपन करेंगे अभी थोड़ी सी देर में जब हम ब्रीड वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या रहेंगे, टू ऑब्टेन मैक्सिमम ईल्ड, ठीक है, टू ऑब्टेन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हमें क्वालिटी मिले प्रोडक्ट की, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट। और नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल, टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल, टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब ये तो ठीक है, अब देखो एक बात अगर मैं बताऊं, ये एक डेटा है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि इंडिया और चाइना, और उससे याद आया मुझे, चाइना से याद आया कि इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, ये एक हॉट न्यूज़ है। और अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, हम अपने बात पे आते हैं, इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूट्स 70% ऑफ द लाइव स्टॉक, 70% ऑफ लाइव स्टॉक, वर्ल्ड के केस में बात कर रही हूं मैं, इंडिया एंड चाइना बोथ कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द टोटल लाइव स्टॉक एंड आप यहां से ऐसे लिख दीजिए, इंडिया एंड चाइना हैज 70% ऑफ द टोटल लाइव स्टॉक एंड कंट्रीब्यूट्स, कितना कंट्रीब्यूट्स करते हैं, कंट्रीब्यूट्स ओनली 25% टू द वर्ल्ड फार्म, मेरी बात समझे। मतलब अगर मैं इंडिया और चाइना की दोनों की लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन के बारे में बात करूं, 70% ऑफ द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन,
ठीक है। अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करूं दोनों की, ठीक है, इंडिया और चाइना की, तो यानी कि दोनों का मिला के टोटल लाइफ स्टॉक कितना है 70%, यानी कि 70। और अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो जो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, सिर्फ 25%। टोटल कितना रहेगा, 25%। तो इसका मतलब आप यहाँ से क्या इन्फरेंस निकालते हो कि मैम इतनी ज्यादा लाइफ स्टॉक है, ठीक है, मतलब जस्ट सपोज एक कमरा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनिमल्स है, लेकिन हमें प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। हमें प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो लाइफ स्टॉक की जो हमारे पास क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। जो ब्रीड है, ब्रीड की जो क्वालिटी है वो हमारे पास इतनी इंप्रूव्ड नहीं है कि 70% भी कंट्रीब्यूट करने के बाद भी जो वर्ल्ड को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वर्ल्ड फॉर्म को सिर्फ 25%। मेरी बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया एंड चाइना हैज टोटल 70% ऑफ द टोटल लाइफ स्टॉक बट कंट्रीब्यूट्स ओनली 25% ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म। मेरी बात समझ में आई? अब अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, ब्रीड एंड, हम बात करेंगे ब्रीड क्या होती है। सबसे पहले देखो, एनिमल ब्रीडिंग की अगर हमने टाइप समझनी है ना, इन ब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है, आउट क्रॉसिंग क्या होती है, ठीक है, इंटरब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ये सारी की सारी चीजें समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ब्रीड क्या होती है, ठीक है, और एक स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज का मतलब तो आपने पढ़ा ही होगा, मतलब हम पूरा का पूरा एवोल्यूशन पढ़ के आ चुके हैं। स्पीशीज क्या होती है बच्चे? स्पीशीज का मतलब है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स that can interbreed with each other, ये group of animals that can interbreed with each other that are selected by nature। नेचर सिलेक्ट करता है उन एनिमल्स को जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज आर सिलेक्टेड बाय ने। फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन और एक इंडियन आपस में मतलब मेट करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर दैट आर सिलेक्टेड बाय नेचर। अगर मैं बात करूं किसकी, ब्रीड की, ठीक है, ब्रीड का मतलब क्या होता है, ग्रुप, सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ब्रीड की अगर मैं बात करूं तो ब्रीड का मतलब क्या है, सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज है, ठीक है, ऑफ अ सेम स्पीशीज, सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डॉग की बात करूं, ठीक है, एक डॉग की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक स्पीशीज है, ठीक है। अगर मैं इसके डिफरेंट ब्रीड की अगर बात करूं तो ब्रीड क्या हो जाएगी, जैसे कि बुलडॉग हो गया, ठीक है, बुलडॉग हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया। तो ये क्या है बच्चे, डिफरेंट क्या है, रोटवेलर हो गया, ये क्या हो जाएंगे बच्चे, डिफरेंट ब्रीड हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज तो एक है लेकिन इसकी अलग अलग ब्रीड है, यानी कि बुलडॉग एक अलग ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड क्या हो गया बच्चे, एक अलग ब्रीड है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग की, मतलब सॉरी ब्रीड की टाइप देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आगे हमें पढ़नी है, ठीक है। ऑल राइट, चलो, ब्रीडिंग का मतलब होता है, ब्रीड का मतलब है सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीशीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रीड का। ऑफ सेम स्पीशीज का हमने यहाँ पे और क्लियरली अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन अ स्पीशीज। हम एक पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे, इन अ स्पीशीज की बात करेंगे, सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन अ स्पीशीज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रीड बोलेंगे, ठीक है, इन अ स्पीशीज। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग की टाइप्स की हम बात करेंगे। चलो हम बात करेंगे ब्रीडिंग की टाइप्स की, ब्रीडिंग की डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं ब्रीडिंग की,
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दो कॉमन टाइप्स की बात करेंगे हम, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे इन ब्रीडिंग की, ठीक है, एक तो हम बात करेंगे इन ब्रीडिंग क्या होती है, दूसरी हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग क्या होती है। एक इन ब्रीडिंग की बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग की क्या होती है, ठीक है। इन ब्रीडिंग के अंदर सबसे जो टॉपिक है, मेन टॉपिक आता है बच्चे, वो आता है आपका इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या आता है बच्चे? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे हम, बाद में फिर करेंगे आउट ब्रीडिंग, और एक एक करके जब मैं आउट ब्रीडिंग का नाम लिखूंगी तभी मैं इस फ्लो चार्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है। तो चलो इन ब्रीडिंग को हम समझते हैं कि इन ब्रीडिंग होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? इट इज द मेटिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। अब आप समझो, आप बोलोगे मैम ये क्या बोल दिया, ठीक है, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। चलो कोई नहीं, हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स, इट इज द मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स, mating between the individuals of same breed of, पहले इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, mating between the individual of closely related animals of same breed हैविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, हैविंग कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, 4 to 6 जनरेशन। ये तो डेफिनेशन है इन ब्रीडिंग की डेफिनेशन। इट इज द मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ क्लोज रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, यानी कि ब्रीड क्या है? सेम होनी चाहिए, हैविंग कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। अब आप समझोगे कि मैम ये क्या लिख दिया, हमें कुछ नहीं समझ में आया। देखो सेम ब्रीड का मतलब समझ में आ गया, यानी कि अगर मैं डॉग की बात करूं तो डॉग के अंदर बहुत सारी ब्रीड होंगी, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, रोटविलर, बुलडॉग, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रही हूँ कि ब्रीड सेम होनी चाहिए, यानी कि जर्मन शेफर्ड की जो मीटिंग है वो किससे हो रही है? जर्मन शेफर्ड से। बुलडॉग की मीटिंग किससे हो रही है? बुलडॉग से मेट हो रही है। और रोटविलर की जो मीटिंग है वो किससे हो रही है? रोटविलर से हो रही है। यानी कि ब्रीड क्या है? सेम है। और ये सारे के सारे जो फैमिली है उनकी सेम है, फैमिली सेम होगी तभी तो जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो क्या होंगे? सेम होंगे 4 to 6 जनरेशन तक। कितनी जनरेशन तक? 4 to 6 जनरेशन तक। देखो अगर मैं यहाँ पर एक ब्रीड ले रही हूँ, ठीक है, जस्ट सपोज अगर मैं एक सेम ब्रीड ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जर्मन शेफर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जर्मन शेफर्ड की बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी मैं किसकी बात कर रही हूँ? जर्मन शेफर्ड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या है बच्चे? मेल हो गया, और ये क्या हो गया? फीमेल हो गया, ठीक है। ये मेल हो गई और ये क्या हो गया आपका? ये मेल हो गया और ये क्या हो गई? फीमेल हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये पेरेंट है, ठीक है, और ये भी क्या है? पेरेंट है। अब इन दोनों में मेटिंग हुई है और हमें जो जनरेशन मिली वो क्या मिलेगी? F1। ये F1 जनरेशन मिली है, ये F1 जनरेशन मिली है, F1 जनरेशन मिली है, और ये होगी F1 जनरेशन, ठीक है। जस्ट सपोज ये हमें मेल मिला है, ये फीमेल मिला है, ये मेल मिला है, ये फीमेल मिला है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 50-50%, ये जस्ट मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया। और इनके अंदर जो बेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर है वो ये है, ये मेल और ये वाली फीमेल, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में क्या करा दी? मीटिंग करा दी, ठीक। और हमें जो जनरेशन मिली बच्चे वो कौन सी मिलेगी? F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन मिली, ये F2 जनरेशन मिली, ये F2 जनरेशन मिली, और ये क्या मिली? F2 जनरेशन, ठीक है। इसके अंदर भी फिर से अगर मैं वही बात करूँ, ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब इन दोनों, इस जनरेशन के अंदर ये वाला मेल बेस्ट है और ये जो वाली फीमेल है ये बेस्ट है, सुपीरियर है। अब इन दोनों में मीटिंग करा दी और हमें क्या मिला? थर्ड जनरेशन, दैट इज F3 जनरेशन, F3 जनरेशन, F3 जनरेशन,
जनरेशन और F3 जनरेशन। मेरी बात समझ में आई? और आगे सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि इनकी जो फैमिली है वो क्या है? सेम है, यानी कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो क्या है बच्चे? सेम है। ठीक है, सेम एंसेस्टर है। अब जो हमें ये जो पीढ़ियां आगे जो मिलेंगी, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चे? ये आइडेंटिकल होंगी। क्यों आइडेंटिकल होंगी? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स है वो क्या है? आइडेंटिकल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। जो ग्रैंड पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टर था वो आगे ट्रांसफर हो रहा है, आगे ट्रांसफर हो रहा है। जनरेशन टू जनरेशन क्या होता जा रहा है? ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे दूसरी कोई ब्रीड है ही नहीं, दूसरी ब्रीड के कैरेक्टर आ ही नहीं रहे। मेरी बात समझे? मतलब यहां पर ब्रीड क्या है? सेम है, सेम ही ब्रीड है, कोई दूसरी ब्रीड आ ही नहीं रही। अब दूसरी ब्रीड आ ही नहीं रही, उसका मतलब उसके कैरेक्टर भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है इन ब्रीडिंग से हमें प्योर लाइंस मिलते हैं। ठीक है, यानी कि प्योर लाइंस मिलते हैं, किसी दूसरी जो ब्रीड का कोई कैरेक्टर आ नहीं रहा। और होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है। होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या है? जो लोकल कैरेक्टर है वो रिटेन हो रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो इनब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ? अब आप डेफिनेशन समझो, अब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब मैंने क्या बोला है कि इट इज द मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ क्लोज रिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। ठीक है, ऑफ द सेम ब्रीड। ठीक है, ब्रीड क्या है बच्चे? यहां पर सेम है, यानी कि जर्मन शेफर्ड और जर्मन शेफर्ड ब्रीड क्या है? सेम है। ठीक है, हैविंग कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या है बच्चे? कॉमन। इनके एंसेस्टर ये, इनके एंसेस्टर ये, कॉमन एंसेस्टर्स हैं। कब तक? 4 to 6 जनरेशन तक अगर ये प्रोसेस होती रहे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन ब्रीडिंग। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब इन ब्रीडिंग की कुछ एडवांटेजेस भी हैं और दूसरा क्या है? डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है? एक तो मैंने बोल दिया, क्या? एक होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो लोकल कैरेक्टर है वो तो रिटेन हो रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? प्योर लाइंस मिल रहे हैं। मतलब किसी दूसरे ब्रीड का कोई भी कैरेक्टर हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है बच्चे जो मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इन ब्रीडिंग जो डिप्रेशन है वो क्या है? इसका डिसएडवांटेज है। वो होता क्या है वो हम बात करेंगे। तो जल्दी से पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, मैं साइड में हो गई हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, इसके एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर आपको ये चीज समझ में आई है ना, आगे ये चीज समझ में आई तो आउट क्रॉस भी बहुत अच्छे से आ जाएगा और आपको आगे की सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ब्रीड समझ में आना चाहिए। ब्रीड क्या? एक स्पीशीज है, स्पीशीज के अलग अलग ब्रीड हो सकती है। ठीक है, अलग अलग ब्रीड हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया, सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन अ स्पीशीज। ठीक है, तो जल्दी चलो। स्पीशीज तो वही इंडिविजुअल जो आपस में मेट करते हैं और दे आर सिलेक्टेड बाय नेचर। ऑलराइट, चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी? आगे हम बात करेंगे सबसे पहले तो इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। ओके चलो अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉमन बात है और ये आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इन ब्रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है? मतलब पहला एडवांटेज है टू इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ठीक है, क्या इंक्रीज हो रही है? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि रिटेनमेंट ऑफ लोकल कैरेक्टर, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं। ठीक है, लोकल कैरेक्टर, रिटेनमेंट ऑफ द लोकल कैरेक्टर। और दूसरा है टू ऑब्टेन्ड प्योर लाइंस, टू ऑब्टेन प्योर लाइंस। प्योर लाइंस का मतलब क्या है? नो डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ अनदर ब्रीड, नो कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट ब्रीड, सॉरी, नो कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट ब्रीड, नो कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, कोई और कैरेक्टर नहीं है किसी दूसरी ब्रीड का। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, और जो डिसएडवांटेज है बच्चे, दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है,
अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इन ब्रीडिंग से होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, अगर हम इन ब्रीडिंग को कंटिन्यू रखें, अगर हम इन ब्रीडिंग को कंटिन्यू रखें तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फर्टिलिटी डिक्रीजेस एंड प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीजेस हो जाएगी। अब ये कैसे होगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? अब देखो, अगर मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ, ठीक है, किसकी मदद से समझाती हूँ? मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है इसके अंदर हम फैमिली सेम ले रहे हैं। फैमिली क्या ले रहे हैं? हम सेम ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं जस्ट सपोज मैं पेरेंट ले रही हूँ ए, ठीक है, हेट्रोजाइगस, और यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ पे जो वो बनेंगे गैमेट्स बनेंगे, वो क्या बनेगा बच्चे? कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। चांसेस क्या क्या हैं बच्चे? क्या तो ये वाला इसके साथ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, यानी कि इसकी जो चांसेस रहेंगे बच्चे, ये क्या रहेंगे? 25%। ठीक है, इसके चांसेस ये हो गए बच्चे 50% और ये हो गए आपके 25%। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर, ठीक है, कोई ऐसा जीन जो कि रिसेसिव है, कोई ऐसा जीन जो कि रिसेसिव है पेरेंट के अंदर, ठीक है, अब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। वो अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? जब उसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी बच्चे? होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। इसका मतलब क्या होगा? कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि मतलब अपने आप को शो ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम फैमिली सेम ले रहे हैं, तो फैमिली हम सेम ले रहे हैं तो इसका मतलब है किसी इंडिविजुअल के अंदर ये, मतलब किसी पेरेंट के अंदर ये भी हो सकता है, किसी के अंदर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 50% चांस है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर दोनों ही क्या है? मतलब डोमिनेंट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगी। यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? होमोजाइगस रिसेसिव है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल टू कॉज डिजीज। ठीक है, अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है अब प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई और इसका मतलब फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो गई। अगर हम इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग है हम वो करते रहे 6-7 जनरेशन तक करते रहे एंड एट लास्ट में क्या होगा बच्चे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिसेसिव जीव ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, क्योंकि हम फैमिली यानी कि सेम ले रहे थे। ठीक है, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का ही तो क्रॉस करा रहे थे। जो भी पेरेंट्स का हम क्रॉस कराएंगे, जो सुपीरियर जो हमें जनरेशन मिलेगी उसमें से भी हमने सुपीरियर को लिया, फिर से हमने क्रॉस कराया, फिर से हमने क्रॉस कराया, तो ये जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? किसी कैरेक्टर के अंदर ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? जस्ट सपोज कि इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मेरी बात सुन लो, ओवरकम कैसे कर सकते हैं? क्या तो हमारे पास ब्रीड ही डिफरेंट है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या तो हमारे पास ब्रीड ही डिफरेंट है। ठीक है, क्या तो हमारे पास ब्रीड ही डिफरेंट है। दूसरी बात, अगर हमारे पास ब्रीड सेम है बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, उनके जो एंसेस्टर हैं बच्चे वो कॉमन नहीं है, या फिर मतलब स्पीशीज ही अलग है। ठीक है, स्पीशीज ही अलग है। तो इस तरीके से हम इस जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हाउ टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यहां पर मैं लिख देती हूं हाउ टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो बेस्ट है वो मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, बेस्ट क्या रहेगा कि हम चाहते हैं कि जो लोकल कैरेक्टर है वो तो क्या रहे, लोकल जो कैरेक्टर है वो तो रिटेन रहे। ठीक है, लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी ना हो। इसका मतलब क्या है? ब्रीड सेम रहेगी। ठीक है, जो कैरेक्टर है वो आगे पास ऑन होते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, यानी कि रिटेनमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स तो हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम एंसेस्टर कॉमन नहीं लेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के अगर मैं समझाऊं तो यानी कि एक पेरेंट है ए, ठीक है,
और हमने ब्रीड दूसरी ले ली, ब्रीड हमने दूसरी ले ली, और उसका जो कैरेक्टर रहेगा, उसके अंदर जो भी जीन है वो क्या रहेगा आपका कैपिटल ए जीन रहेंगे, ठीक है। एक जीन के आपको पता है एक डोमिनेंट फॉर्म होगी, लेकिन हमारे पास अब ये वाली कंडीशन है, ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दूसरे पेरेंट के अंदर डोमिनेंट कंडीशन है। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो ए बनेंगे, इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल ए। अब इनका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो एक तो ये कंडीशन मिलेगी हमें, ठीक है, दूसरी कंडीशन हमें क्या मिलेगी, ये मिलेगी, जो थर्ड कंडीशन है हमें ये मिलेगी, और जो फोर्थ कंडीशन है वो हमें क्या मिलेगी, ये मिलेगी, ठीक है। यानी कि 50% ये चांसेस हो जाएंगे और 50% ये चांसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अब होमोजाइगस कंडीशन आई नहीं है। अगर होमोजाइगस कंडीशन नहीं आई है, अगर होमोजाइगस कंडीशन नहीं आई है तो क्या होगा, हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ही नहीं, यानी कि डिजीज कोई होगी नहीं, तो सेफ है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी और आपकी क्या रहेगी, ज्यादा फर्टिलिटी भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी बात समझ में आया कि ये है सारी की सारी कंडीशन। हम किस तरीके से, अगर आपसे पूछते हैं कि किस तरीके से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि ये तो आपने एक पेरेंट ले लिया, अब आपने दूसरी ब्रीड का पेरेंट ले लिया, ठीक है, या फिर आपने स्पीशीज ही अलग कर दी, या फिर आपने क्या कर दिया, एक तो पेरेंट अलग ले, और यहाँ पर मतलब एंसेस्टर अलग ले लिए, सॉरी एंसेस्टर अलग ले लिए, ठीक है। ब्रीडिंग तो सेम रखी लेकिन एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर नहीं है। दूसरी बात आपने स्पीशीज ही अलग कर दी, और तीसरी बात आपने अलग ब्रीड ही कर दी। मेरी बात समझ में आई? तो ये था आपका किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, किस तरीके से हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग की, ठीक है। आउट ब्रीडिंग क्या होती है, फिर हम बात करेंगे आगे की। चलो चलें आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, आउट ब्रीडिंग की, ठीक है। आउट ब्रीडिंग के अंदर आप देख लीजिए आउट ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स having no common ancestor, यानी कि यहां पर एंसेस्टर क्या है, कॉमन नहीं है। 4 to 6 जनरेशन। अगर मैं यहां पर एक डिफरेंस ही लिखवा दूं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के अंदर अपन डिफरेंस ही लिख लेते हैं, आपके अगर एग्जाम में डिफरेंस आ जाते हैं। तो इन ब्रीडिंग क्या थी बच्चे, इन ब्रीडिंग के अंदर हम क्या लिखे थे, इन ब्रीडिंग का मतलब था mating between the close related animals, mating between closely related animals of same breed having common ancestor, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, having common ancestor for 4 to 6 जनरेशन। अब देखो आउट ब्रीडिंग के अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे 3, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो पढ़ेंगे हम आउट क्रॉस, दूसरा हम पढ़ेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, और थर्ड हम पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आउट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, आउट क्रॉस के बारे में। अगर डेफिनेशन आती है तो आप उसको डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आउट क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी,
और फिर हम समझेंगे किस तरीके से इट इज यूज टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आपके उसमें पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, आउटक्रॉस। अब देखो डेफिनेशन, मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ, डेफिनेशन सेम सेम सी है लगभग, कंफ्यूज मत होना इनब्रीडिंग में और आउटक्रॉस में, ठीक है। मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स, वहां पर इनब्रीडिंग के अंदर भी हम सेम ब्रीड लिख रहे थे, यहां पर भी हम सेम ब्रीड लिखेंगे। मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, ब्रीड यहां पर सेम है बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। मेरी बात समझ में आई? मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, एंड इट इज बेस्ट टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए बेस्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोकल कैरेक्टर है वो तो रिटेन हो रहे, क्योंकि हम ब्रीड क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से मतलब आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक P1 पेरेंट ये है, ठीक है, एक P1 पेरेंट ये है, ठीक है, ऑल राइट। यानी कि ब्रीड यहाँ पर क्या है, सेम है, ब्रीड क्या है यहाँ पर सेम है, यहाँ पर लेकिन एंसेस्टर फैमिली सेम नहीं है, ठीक है, फैमिली यहाँ पर सेम नहीं है। तो एक पेरेंट P1 है, P2 है, ठीक है, इन्होंने आपस में की मीटिंग और हमें मिली क्या, F1 जनरेशन, ठीक है, हमें मिली F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है। अब हमें यहां से मिला है बेस्ट मेल, ये है हमारा बेस्ट मेल, सुपीरियर मेल और बेस्ट फीमेल। अब हमने इन दोनों की करा दी क्रॉसिंग, ठीक है, और हमें मिला सेकंड जनरेशन, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन और F2 जनरेशन। जस्ट सपोज इस F2 जनरेशन की ये क्या है, बेस्ट फीमेल है, सुपीरियर फीमेल है, ठीक है। अब हमने लिया दूसरे पेरेंट P3 और P4। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा मैम, यहां पर तो इनब्रीडिंग हो रही है, ठीक है, यहां पर तो इनब्रीडिंग हो रही है और यहां पर भी हम इनब्रीडिंग करा देते हैं। P3 और P4 पेरेंट है बच्चे, और यहां पर हमें क्या मिला, क्रॉस मिला किया और हमें एक जनरेशन मिली F3 जनरेशन, F3 जनरेशन, F3 जनरेशन, F3 जनरेशन, ठीक है। और इसका हमने बेस्ट मेल लिया और बेस्ट फीमेल लिया, ठीक है, बेस्ट मेल ये हो गया, बेस्ट फीमेल हो गया, और यहाँ पे हमने इनकी करा दी क्रॉसिंग और हमें मिली F4 एंड F4, ठीक है। यहाँ पर मिला हमें बच्चे, चलो इसको हम बना देते हैं बेस्ट मेल। अब इस बेस्ट फीमेल की और बेस्ट फीमेल मेल की क्रॉसिंग कराई और हमें क्या मिला बच्चे, F5, ठीक है, F5। मेरी बात समझे? यानी कि यहां पर हुआ क्या, यहां पर एक इनब्रीडिंग हुई, यानी कि मेटिंग बिटवीन द टू प्योर लाइन। इनब्रीडिंग क्या कहती है, सिंपल से बात समझो, इनब्रीडिंग कहती क्या है, इनब्रीडिंग कहती है कि हमें प्योर लाइन मिलता है अगर हम सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स और उनके जो कॉमन एंसेस्टर है 4 to 6 जनरेशन तक अगर हम क्रॉस कराएं तो हमें प्योर लाइन मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी ब्रीड के कैरेक्टर नहीं आए। यहाँ पर दूसरी ब्रीड के यहाँ तक कैरेक्टर नहीं आए, यहाँ तक दूसरी ब्रीड के कैरेक्टर नहीं आए, तो इसका मतलब यहाँ तक तो प्योर लाइन मिला। लेकिन यहाँ पर अगर हमने जब इनका क्रॉस कराया तो यानी कि अब एंसेस्टर क्या हो गए, चेंज हो गए, एंसेस्टर चेंज हो गए। एंसेस्टर यहाँ पर इसके एंसेस्टर और यहाँ पर जो मिली हमें जनरेशन, इसके फादर ये इसकी मदर, इसके एंसेस्टर ये इसके एंसेस्टर है, यानी कि एंसेस्टर अलग हो गए लेकिन ब्रीड क्या रही, सेम रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास इसके सुपीरियर कैरेक्टर आए, इसके पास इसके सुपीरियर कैरेक्टर आए और इसके पास दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर्स आए। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं इसको, मेटिंग बिटवीन द टू प्योर लाइंस कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये करेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने का
सबसे बेस्ट तरीका। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर भी रिटेन हो रहे हैं ऊपर से, यानी कि ऊपर से हमारे पास कोई भी क्या नहीं आ रहा बच्चे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? ठीक है, तो यानी कि मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड सेम है, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन और बेस्ट टू ओवरकम डिप्रेशन। और यहां पर आप नोट करके लिख सकते हो, यानी कि मेटिंग बिटवीन द 2 प्योर लाइन्स। ठीक है, यानी कि आप क्या लिख सकते हो इसको, मेटिंग बिटवीन द 2 प्योर लाइन्स, मेटिंग बिटवीन द 2 प्योर लाइन। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये थी आपका सबसे पहला ए, यानी कि आउट क्रॉस। क्या है बच्चे? आउट क्रॉस। ठीक है, चलो इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग हम देखेंगे जल्दी से, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या है? ऑलराइट, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड की, और जो सेकंड है हमारे पास वो है क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि बी। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है? यहां पर ब्रीड बदल जाएगी, लेकिन स्पीशीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज, यहां पर स्पीशीज सेम है लेकिन उसकी ब्रीड क्या है? अलग है। इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉस के अंदर हम ब्रीड क्या ले रहे थे? सेम ले रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। एग्जाम्पल क्या है? अगर हम क्रॉस कराएं किसकी? मेरिनो शीप की, यानी कि यहां पर ब्रीड अलग है, एंड बीकानेरी शीप। ठीक है, यानी कि देखो, इसको जो मेल शीप है बच्चे, मेल शीप, इसको हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। ठीक है, मेल अडल्ट शीप को, और फीमेल अडल्ट शीप को हम क्या बोलते हैं? फीमेल अडल्ट शीप को हम क्या बोलते हैं? ईव। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ब्रीड अलग है, मेरिनो शीप एंड बीकानेरी शीप, यानी कि मेरिनो रैम एंड बीकानेरी ईव। आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा था, और इनकी क्रॉस करके हमें क्या मिलेगी? एक वैरायटी, दैट इज हिसार डेल। ठीक है, क्या मिलेगी बच्चे? हिसार डेल। ठीक है, हिसार डेल। ऑलराइट, तो यानी कि मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड अलग अलग है लेकिन स्पीशीज क्या है? सेम है। यहाँ पर भी शीप, यहाँ पर भी शीप, और हमें क्या मिले? इंप्रूव्ड वैरायटी, दैट इज हिसार डेल। दैट इज सेकंड ब्रीडिंग टेक्निक, सेकंड टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, और फिर हम करेंगे आगे नेक्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। चलो नेक्स्ट है हमारी सी, दैट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? यहां पर पहले हमने ब्रीड सेम रखा, दूसरे में हमने देखो, इन ब्रीडिंग के अंदर हमने ब्रीड सेम रखा, एंसेस्टर सेम रखा। आउटक्रॉस के अंदर हमने ब्रीड सेम रखा, एंसेस्टर सेम नहीं रखा। फिर आया यहाँ पर ना क्रॉस ब्रीड के अंदर आपने ब्रीड डिफरेंट रखा, स्पीशीज सेम रखा। और अब आया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इसमें आपने यहाँ पे स्पीशीज ही बदल दिया। ठीक है, मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज यहां पर आपने क्या ले ली? अलग अलग ले ली। फॉर एग्जाम्पल, आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना है म्यूल यानी कि खच्चर और
सिर्फ खच्चर का डायग्राम बना है ही नहीं। देखो खच्चर कैसे बना, म्यूल, म्यूल की अगर मैं बात करूं तो मेल डंकी, डोंकी डोंकी, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, ठीक है, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का जो क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, म्यूल। और जो ये म्यूल है बच्चे, ये क्या है, स्टेराइल है। म्यूल क्या है, ये स्टेराइल है, ठीक है। म्यूल क्या है, स्टेराइल है। मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का जब क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, म्यूल, दैट इज स्टेराइल, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। हिनी, हिनी इसका जस्ट ऑपोजिट है। हिनी क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। मेल डंकी को हम बोलते हैं बच्चे जैक, और फीमेल हॉर्स को हम बोलते हैं मेयर, ठीक है। मेल डंकी को हम बोलते हैं जैक और फीमेल हॉर्स को हम बोलते हैं मेयर। इन दोनों में क्रॉस बिना हुआ तो हमें मिला म्यूल, यानी कि यहाँ पर डोंकी है, यहाँ पर हॉर्स है, ठीक है। गधे और घोड़े के बीच में जब क्रॉस कराए तो हमें म्यूल मिला, और ये क्या है, स्टेराइल है, यानी कि यहाँ पर स्पीशीज क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, हिनी की, ठीक है, हिनी की अगर बात करूँ तो ये कैसे ऑब्टेन हुआ था बच्चे, मतलब यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा हिनी, यानी कि फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, ठीक है। अब इन दोनों में क्रॉस किया तो हमें मिला ही नहीं, ठीक है। अब देखो जो म्यूल है स्टेराइल है, ठीक है, म्यूल क्या है, स्टेराइल है, यानी कि ये फर्टाइल नहीं है। लेकिन फिर क्रॉस करके फायदा क्या हुआ, फिर क्रॉस करके फायदा ये हुआ बच्चे, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे बच्चे, हाई लाइफ स्पैन देन हॉर्स, हाई लाइफ स्पैन देन हॉर्स, ठीक है, और मोर इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा देन हॉर्स, सॉरी डोंकी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होगी, स्ट्रॉन्गर देन हॉर्स, स्ट्रॉन्गर देन हॉर्स, और लेस स्टबर्न, यानी कि कम अड़ियल, जिद्दी होगा, लेस स्टबर्न देन डोंकी, ठीक है। गधे की तरह, मतलब ज्यादा गधे के अंदर, मतलब गधा बहुत ज्यादा अड़ियल होता है, तो ठीक है, ये इतना ज्यादा अड़ियल नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू डोंकी, ऑलराइट। और हॉर्स के कंपैरिजन में बात करूँ तो इसकी ज्यादा लाइफ स्पेन रहेगा हॉर्स से, और ये ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर रहेगा किससे, हॉर्स से। तो ये म्यूल के फायदे हैं। बेशक से स्टेराइल है, मतलब हर टाइम एक न्यू म्यूल की प्रोडक्शन के लिए हमें एक मेल डोंकी की जरूरत रहेगी और एक फीमेल हॉर्स की रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो म्यूल है वो क्या है, स्टेराइल है, मतलब ज्यादा घोड़े से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रॉन्गर, अच्छा लाइफ स्पैन, घोड़े के कंपैरिजन में कम जिद्दी, कम अड़ियल, ताकि बहुत ज्यादा काम ले सकें ऑब्वियसली, और ज्यादा इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की, और ये म्यूल की कैरेक्टरिस्टिक हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर मैं इसको एक कॉमन इसको कंसाइज करूं तो देखो, इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होगा बच्चे, इन ब्रीडिंग के अंदर मतलब ब्रीड सेम रहेगी, एंसेस्टर भी क्या रहेंगे, 4 to 6 जनरेशन तक सेम रहेंगे। आउटक्रॉस के अंदर ब्रीड सेम रहेगी लेकिन एंसेस्टर कॉमन नहीं रहेंगे। फिर आया क्रॉस ब्रीड के अंदर, ब्रीड डिफरेंट हो जाएगी लेकिन स्पीशीज सेम रहेगी। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहाँ पर स्पीशीज ही क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एग्जाम्पल है म्यूल और हिनी, और जो हिसारडेल है आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, या मतलब ध्यान से उसको एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स की, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स की हम बात करेंगे। कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर क्या होता है बच्चे, कि एक जैसे काऊ है, ठीक है, दूसरा क्या है, बुल है। काऊ मतलब से हमें, गाय से हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क हमें मिले, ठीक है। तो हमें ऐसे काऊ ले ली, ऐसी मतलब गाय ले ली जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिल्क मिलता है। और लेटर हमने ऐसा बुल लिया जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, और ज्यादा पावरफुल
कंट्रोल है, मतलब बिल्कुल भी कोई डिजीज नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंट है, और मतलब अच्छा ज़्यादा अच्छे से अच्छा मीट दे रहा है। मतलब अच्छे मीट का मतलब है कि कम फैट और ज़्यादा प्रोटीन। अब इन दोनों को हमें क्रॉस करा लिया, क्रॉस करा के जो हमें मिलेगा, जो भी वेराइटी हमें मिलेगी, ब्रीड मिलेगी, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, तो कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स का हम इस तरीके से मतलब यूज़ लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम दो टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे, एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, और दूसरी हम बात करेंगे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MOET। ठीक है, बाद में फिर हम देख लेंगे दोनों को एक फ्लो चार्ट, कॉमन फ्लो चार्ट से हम इसको समझेंगे। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए और फिर हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, शुरू करें, चलो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सॉरी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले तो एक बार आप हेडिंग लिख लीजिए। हम ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम किसके बारे में बात करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर, जैसे कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमन के केस में मतलब ऐसा मेल या मतलब ऐसा हस्बैंड या फिर कोई भी ऐसा पार्टनर जो कि जिसका स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, या फिर जो स्पर्म की मोटिलिटी इतनी नहीं है ताकि जितना कि मतलब फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन हो सके, तो हम आर्टिफिशियली क्या करते थे, मतलब डोनर या फिर कोई भी मेल पार्टनर है, ठीक है, उसका हम सीमन लेते थे, ठीक है, और आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देते थे यूट्रस के अंदर। ठीक है, जिसको हमने इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी बोला था। ऑलराइट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस के अंदर? यहाँ पर भी हम सीमेन लेते हैं, ठीक है, सुपीरियर मतलब मेल से, सुपीरियर मेल यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बुल की बात करूं, ठीक है, और उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं आर्टिफिशियली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल काऊ के अंदर हम डिपॉजिट कर देते हैं। फायदा क्या रहेगा? फायदा रहेगा बच्चे की मतलब एक तो हमें जो कैरेक्टर्स है मतलब वो सुपीरियर होंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी जो भी मतलब आगे जनरेशन जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी मतलब ओवरकम हो जाएंगी। ऑलराइट, और इसको हम किस तरीके से आगे यूज कर सकते हैं उसका भी हम फायदा देखेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करूं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, कि सीमेन फ्रॉम चोजन मेल, ठीक है, और ये सुपीरियर का होगा, ठीक है, डिपॉजिटेड in female reproductive system artificially, in female reproductive system आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली ये कंडीशन होगी। और ये जो सीमेन है बच्चे, क्या तो हम इमीडिएट यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या तो हम इमीडिएट हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल एक सुपीरियर जो बुल है बच्चे, सुपीरियर बुल का हमने सीमेन लिया, ठीक है, और सुपीरियर बुल का सीमेन के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता ही दिए हैं। ऑलराइट, और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि कोई काऊ है, काऊ के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियली उसको डिपॉजिट कर दिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जो सीमेन हमने यूज किया है, क्या तो हम इसको इमीडिएट हम यूज कर सकते हैं या फिर इस सीमेन को हम फ्रोजन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फ्रीज कर सकते हैं और इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीमेन कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी स्टोर्ड, सीमेन कैन बी यूज इमीडिएटली। क्या तो ये इमीडिएटली हम यूज कर सकते हैं इसको, सीमेन कैन बी यूज्ड इमीडिएटली, क्या तो हम इसको इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, एंड कैन बी फ्रीज, कैन बी फ्रीज इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, टेक्निक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है,
यानी कि जस्ट सपोज कोई ऐसी गाय है जो कि बहुत पेरिफ्री के अंदर रह रही है और वहां पर पॉसिबल नहीं है, अगर हम वहां पर एक बुल को लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी सीमेन है हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीज करने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। और इसके बेनिफिट यही रहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बेनिफिट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेनिफिट की बात करूँ तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा, ठीक है। और मैनी काउ कैन बी इंसेमिनेटेड विद अ सीमेन, ठीक है। अगर हम एक सिंगल बुल से जो भी हम सीमेन कलेक्ट करते हैं उससे बहुत सारी गाय को हम वो करा सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज हो सकती हैं। दूसरा, एक तो इकोनॉमिकल रहेगा, ठीक है, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होंगी आगे जनरेशन की वो सारी की सारी ओवरकम यहाँ पर हो जाएंगी, और ट्रांसपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत, कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ठीक है, सिंगल मैनी काउ कैन बी inseminated from a single bull, ठीक है, क्योंकि हम उसका सीमेन क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इकोनॉमिकल प्रोसेस रहेगी, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल रहेगी, और हमें कोई भी ट्रांसपोर्ट इजीली, इस सीमेन जो भी सीमेन हमने कलेक्ट किया उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी इसको आप लिखिए, उसके बाद में आगे की कंडीशन करते हैं, आगे की MOET के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से लिखिए। कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है, जिसके अंदर हम एक सीमन चूज करते हैं फ्रॉम अ मेल और डिपॉजिट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और इसके फायदे के बारे में हमने बात कर ली है कि नंबर ऑफ काउज कैन बी इंसेमिनेटेड विद द सेम सीमेन कैन बी फ्रोजन, ट्रांसपोर्टेड, हाईली इकोनॉमिकल रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की, ठीक है। चलो और इस चीज को यहाँ पे और अच्छे से करने के लिए हम इसको सेम सीमेन भी कर सकते हैं। कभी आप मैनी काउ कैन बी इंसेमिनेटेड फ्रॉम अ सेम सीमेन, मैनी काउ कैन बी इंसेमिनेटेड फ्रॉम द सेम सीमेन, ठीक है, इकोनॉमिकल रहेगा, और इसकी सक्सेस रेट भी हाई होगी, ठीक है, हाई सक्सेस रेट। चलो जल्दी से आ जाइए सेकेंड टेक्निक के बारे में, दैट इज द सेकेंड टेक्निक इज MOET। पहले तो फुल फॉर्म ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MOET का मतलब क्या है, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फुल फॉर्म के अंदर से ही आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ओव्यूलेशन, समझे, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मतलब ही समझ में आ जाएगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। पूरा का पूरा आपको यहाँ से मतलब भी समझ में आ जाएगा। और मतलब क्या है, देखो, मल्टीपल ओव्यूलेशन, जनरली एक फीमेल की अगर मैं बात करूं, एक ह्यूमन फीमेल की अगर मैं बात करती हूं, तो हर एक ओवरी से क्या रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है, पर मंथ एक एग रिलीज होता है। काऊ के अंदर भी बात करूं तो मतलब पर मंथ एक एग रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इंजेक्शन देते हैं गोनेडोट्रोफिन के, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, हम इसको क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं काऊ के, जो नॉर्मली पहले तो एक ही एग प्रोड्यूस करती थी, अब
अब 6 से 8 एग क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब उन जो काऊ है, अब उस गाय को हम क्या तो नॉर्मली वो मतलब एक बुल के साथ हम उसको इंसेमिनेट करा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा सकते हैं। तो 6 से 8 एग से क्या बनेंगे बच्चे, 6 से जाइगोट बनेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, 6 से 8 एम्ब्रियो भी बनेंगे। अब जब वो 6 से 8 एम्ब्रियो बन गए तो अब 8 to 32 सेल स्टेज के ऊपर उनको मतलब निकाल लिया जाता है, एस्पायरेशन किया लिया जाता है, सक्शन प्रेशर जनरेट करके बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। नॉन सर्जिकली हम उनको निकालते हैं और उसके बाद हर एक एम्ब्रियो को अलग अलग काऊ के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, और हमें फिर ऐसे करके 6 से 8 क्या मिलेंगे, काफ मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। नॉर्मली क्या होता है, एक गाय एक एग प्रोड्यूस करती है, लेकिन हम फिर इंजेक्शन देते हैं किसके, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, यानी कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के। अब वो मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी कि फॉलिकल्स डेवलप होंगे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ओव्यूलेशन होगा, यानी कि 6 से 8 एग बनेंगे। 6 से 8 एग बनने के बाद फिर क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। क्या तो नॉर्मली सीमेन ट्रांसफर हो सकता है एक बुल से, या फिर हम उसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट, जो भी हमने पढ़ाई की थी। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो की 8 से 32 सेल स्टेज हो जाती हैं, तब उसको नॉन सर्जिकली रिमूव कर लिया जाता है और सरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि एक ही काऊ के अंदर सारे के सारे एम्ब्रियोज को ट्रांसफर नहीं कर दिया जाएगा, जी नहीं, एक काऊ के अंदर एक एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाएगा और इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, काफ मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? तो यही क्या है बच्चे, यही क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, अब इसको हम बस वही पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। काउ कैन बी, काउ गाय, काउ क्या होगा बच्चे, इंजेक्टेड विद, काउ इंजेक्टेड विद गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन FSH लाइक हार्मोन, फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग लाइक हार्मोन, ठीक है, इसके इंजेक्शन होंगे, देंगे, ठीक है। फिर मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप्ड होंगी। आपने कुछ बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी, आप सिर्फ अपने पॉइंट्स के अंदर लिखो, मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप्ड होंगे। मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, मतलब 6 से 8 एग प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 to 8 एग प्रोड्यूस्ड। अब 6 से 8 एग प्रोड्यूस्ड हो गए, अब क्या होगा बच्चे, क्या तो नॉर्मली हो सकता है, ठीक है, काउ कैन बी फर्टिलाइज्ड विद, काउ कैन बी फर्टिलाइज्ड विद, काउ कैन बी फर्टिलाइज्ड विद बुल, ठीक है, कोई भी सुपीरियर बुल से फर्टिलाइज कर सकती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट भी करा सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है, इंसेमिनेशन भी करा सकते हैं। फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा बच्चे, एम्ब्रियो बनेगा। अब इस एम्ब्रियोस की जब 8 to 32 सेल स्टेज बन जाती हैं, 32 सेल स्टेज के बाद इसको हम क्या करते हैं, नॉन सर्जिकली एस्पायरेट कर लेते हैं एंड ट्रांसफर्ड टू सैरोगेट मदर्स। सैरोगेट जो मदर है बच्चे, उनके अंदर इनको ट्रांसफर करते हैं, सैरोगेट मदर यानी कि सैरोगेट काउस के अंदर, और 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर टू 1 काउ। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सारे एम्ब्रियो एक ही के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर टू 1 काउ, ठीक है, सिंपल है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का। फिर से देखो, काऊ को इंजेक्शन दिए गोनेडोट्रोफिन FSH लाइक हार्मोन के, मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप हुई, मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, 6 से 8 एग प्रोड्यूस हो गए। अब क्या तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन हो जाए, या फिर उसको हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हैं। जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो की, जब 8 से 32 सेल स्टेज बन जाती हैं तो उसको नॉन सर्जिकली, ठीक है, नॉन सर्जिकली एस्पायरेट किया जाता है, मतलब सक्शन
प्रेशर जनरेट करा के ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर्स को। अब एक एम्ब्रियो एक ट्रांसफर होगा 1 काउ को, और हमें क्या मिलेंगे, ऐसे करके बहुत सारे काफ मिलेंगे। ठीक है, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है बच्चे, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। अब मैं बात करती हूं, अब इसका हम एक कॉमन सा सार देखते हैं। ठीक है, एक कॉमन सा सार मतलब कंट्रोल्ड जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है किस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज एक सुपीरियर हमने यहाँ पे बुल लिया। ठीक है, एक सुपीरियर यहाँ पर एक तरीके से हम लिख देते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और दूसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। हमने क्या लिया बच्चे, यहाँ पर हमने लिया सुपीरियर बुल। ठीक है, सुपीरियर बुल का मतलब क्या होगा, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, एक तो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, ऑलराइट, दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा, गुड क्वालिटी मीट होगा, गुड क्वालिटी मीट होगा, यानी कि ज़्यादा प्रोटीन कम फैट। ठीक है, अब फिर क्या होगा बच्चे, हमने इसका क्या किया, सीमेन को कलेक्ट किया। ठीक है, सीमेन को कलेक्ट किया, सीमेन को कलेक्ट करके हमने क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर कर लिया यानी कि फ्रीज कर लिया। क्या टेम्परेचर, -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको हमने क्रायो प्रिजर्वेशन बोला है। ये तो हो गया आपका क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एमओईटी के अंदर हमने क्या लिया बच्चे, एक काऊ ली। ठीक है, उसको हमने ट्रीट करा दिया गोनेडोट्रोफिन से। सारा का सारा हम एक साथ देख लेंगे, गोनेडोट्रोफिन से। अब गोनेडोट्रोफिन से ट्रीट करा के, यानी कि एफएसएच लाइक हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन से ट्रीट करा के, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा। मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा यानी कि बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप होंगे, यानी कि 6 to 8 एग क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब ये 6 to 8 एग प्रोड्यूस होंगे। अब हमने क्या, तो नॉर्मली हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, या फिर अब ये जो स्टोर जो सीमेन था इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर काऊ के साथ इसको ट्रांसफर कर देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा देंगे। तो इसका मतलब अब क्या बनेगा बच्चे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। अब ये जो एम्ब्रियो है जब 8 to 32 सेल स्टेज हो जाती हैं, 8 to 32 सेल स्टेज हो जाती हैं, तो इसको रिकवर कर लिया जाता है, रिकवर। ठीक है, रिकवर नॉन सर्जिकली, ये ध्यान रखना, रिकवर कर लिया जाता है नॉन सर्जिकली, एंड ट्रांसफर टू द सैरोगेट मदर्स, एंड ट्रांसफर्ड टू सैरोगेट जो मदर, जो सैरोगेट जो मदर है उनके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, एंड 1 एम्ब्रियो टू ईच काउ, ये आपका खत्म हो गया यहाँ पर, 1 एम्ब्रियो टू ईच काउ। ठीक है, ये हो गया आपका, दोनों करा दिए मैंने, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और मोइट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, दोनों का मैंने एक कॉमन सार करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, और एक लास्ट लेक्चर आएगा, ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, और चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आपका ज़ूलॉजी का सिलेबस भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना जोश हाई रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।